Good evening, students. So today we have among us Mr. Rohit Prakash Saxena sir, and he is currently posted as District Administration Officer in Department of Family and Health Welfare in Uttar Pradesh. And we welcome you, a very warm welcome you, sir. Sir, it has been your journey of this examination, preparation of this examination has been very inspiring journey. आपने बहुत वेराइड एक्सपीरियंस रहा है आपका इसमें और काफ़ी मोटिवेशनल भी लगती है जब आपकी जर्नी को हम देखते हैं दैट यू हैव क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम 6 times, appeared into main 6 times and interview as well, and you have appeared into UPPCS interview for twice. So इतना कुछ आपने इस जर्नी में देखा है, कैसे अपने आप को आपने मोटिवेटेड रखा? सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर। थैंक यू सर। आप सभी स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं, मेरा नमस्कार। मैं रोहित प्रकाश सक्सेना। देखिए सर, आपका जो सवाल था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है यहीं से हमें इस तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए कि व्हाट कीप्स यू गोइंग, व्हाट इज द मोटिवेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम दोस्तों की राय पे या कई बार रिश्तेदारों की सलाह पे तैयारी शुरू कर देते हैं और वो उतना फ्रूटफुल नहीं रहता है। सो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन जो आपको कंटिन्यूअस इस जर्नी में मोटिवेटेड रखे। और मेरे लिए सर ये जो पूरा सफर रहा, इसका मेन कारण था कि आई नेवर वांटेड टू वर्क इन सम क्लोज क्वार्टर्स, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर या उस तरह का कुछ विचार था मेरे रिश्तेदार में, जो सारे बड़े भाई थे वो करते थे। आई ऑलवेज वांटेड डाइवर्सिटी, कि जो विविधताएं मिलेंगी काम करने में, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर हमेशा था। सिविल सर्विस का एक फायदा है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सर। एक तो आपको डाइवर्सिटी ऑफ वर्क मिलेगा, तो एक दिन पता चला कि आप कहीं लाइजनिंग है, किसी डिपार्टमेंट से कुछ कर रहे हैं, एक दिन आप किसी और रेपुटेशन में काम कर रहे हैं, किसी दिन आप पब्लिक डील कर रहे हैं, किसी दिन आप बिल्कुल कोर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं। तो हर समय डाइवर्सिटी है। और दूसरा, ये जो सिविल सर्विस है सर, ये आपको एक डीप सेटिस्फेक्शन देता है। जब आपको लगता है कि मेरे काम से लोगों के जीवन पे असर पड़ रहा है, या इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यू आर एक्चुअली मेकिंग विजिबल इम्पैक्ट, तो वो बड़ा मोटिवेटिंग रहता है। जैसे मैं सर बताना चाहूंगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसके 2 महीने बाद कोविड आ गया था, फर्स्ट वेव ऑफ कोविड 2020। तो लॉकडाउन लग गया था सर। मैं अपने होम टाउन में था उस दिन छुट्टी पर था, जिस दिन जनता कर्फ्यू लॉकडाउन लगा था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि क्योंकि वार फुटिंग पे काम होना था एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मैंने फोन किया ऑफिस में कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे प्लीज आप वापस बुलाइए अलीगढ़। और सर मैं वापस आया और फिर हम लोगों ने चैलेंजिंग तरीके से वो काम किया। उस समय सब बंद था, पूरा जनपद बंद था, और आप देख रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट, नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। माइग्रेंट्स फ्लो हो रहे थे सर नोएडा और फरीदाबाद से, उनके लिए हम काम कर रहे थे। तो वो एक चीज थी, सुबह उठते थे और एक नया चैलेंज हमारे सामने आता था। तो ये आपको मोटिवेट करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे लोगों के जीवन में इम्पैक्ट करना है, आपको लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नेशनल सिटीजन आपको देश के लिए कुछ करना है, तो इट्स अ वेरी गुड मोटिवेटिंग फैक्टर सर। So, sir, that means that the perseverance which you have demonstrated in your preparation, that has been carried forward in your services. तभी आप अपने आप को सर्विसेज में भी, जैसे आपने अभी एग्जांपल लिया कोविड के टाइम का, तो उसी को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाए, बिकॉज इस एग्जाम की प्रिपरेशन से भी आपने बहुत कुछ सीखा। इतना आपने अटेम्प्ट्स दिए हैं, ये दिए हैं, तो इससे बिल्कुल कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी में भी एक गहरी छाप छोड़ता है। बिल्कुल सर। सर और इस जी जर्नी का मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर। इस जी जर्नी का एक और मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि आपका एक बहुत अच्छा ग्रुप बनता है। जी तो आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग अलग सेवाओं में हैं। कुछ आईपीएस भी हैं, कुछ आईएएस भी हैं, कुछ स्टेट सर्विसेज में हैं। तो उन सबको लेके जब भी कभी बातचीत होती है तो हम देखते हैं कि हाँ, मतलब जो बातें किया करते थे एज अ स्टूडेंट, लाइफ कुछ और होती है, सर्विस मैंने के बाद लाइफ कुछ और होती है। लेकिन अगर आपके गोल स्टार्टिंग में जो हमने कहा वो क्लियर है, तो यू रियली एंजॉय बीइंग इन सिविल सर्विस। जी बिल्कुल। इसी मोटिवेशन को लेकर जब आप एग्ज़ाम में हर बार अपीयर हुए हैं, तो जैसा कि आपके रिकॉर्ड से पता लगता है एग्जामिनेशन की कि आपने हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो हम चाहेंगे कि कुछ टिप्स आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें कि क्या ऐसा आपकी स्ट्रेटजी में स्पेशल था जिससे कि आप प्रीलिम्स हमेशा क्लियर कर पाएँ। बिल्कुल सर। देखिए, प्रीलिम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि वो 2 घंटा और वो स्ट्रेस का काफी माहौल रहता है। उसके लिए सर प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत है। ये जैसे मैं बता सकता हूँ, मैंने 6 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी में भी,
और हर बार मैंने मेंस लिखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई तुक्के का गेम नहीं है जो लोग कई बार सोचते हैं कि, और इसमें नुकसान ये है कि अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है सर। तो आपको बहुत ध्यान से प्लान करना होता है। मैं क्या करता था सर कि जैसे मई में अगर एंड में प्रीलिम्स है, तो मैं मार्च स्टार्टिंग से पीटी ओरिएंटेड तैयारी किया करता था। उन दिनों मैं सर जो स्पेसिफिक फैक्चुअल मटेरियल है, जो मेरे नोट्स होते थे, उनको करता था। इसके अलावा कुछ मार्केट से हैंड बुकलेट्स वगैरह लेता था। मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज पे फोकस करता था मैं सर। तो टेस्ट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करते हैं पीटी में, उससे काफी अ, फर्क पड़ता है। तो टेस्ट और उसके एक्सप्लेनेशन पे काफी मैं फोकस किया करता था। और जो मैंने कहा कि जो ग्रुप था सर, उसके उससे भी बहुत मदद मिलती थी। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि पीटी इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इसमें आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा रट्टा भी लगाना पड़ेगा बीच बीच में, जो स्पेसिफिक 2 महीने है, तो वो आपको तैयार करना पड़ेगा। और वो मोड शिफ्ट होता है, तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। टेस्ट जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सर, जितने ज्यादा, मैं तो मतलब एक दिन में दो दो तीन तीन टेस्ट लगा लिया करता था पीक टाइम पर। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अच्छी कोचिंग की अगर आप टेस्ट लेते हैं, और एग्जाम लेते समय आपको अपना माइंड कूल रखना है। राउंड वाइज में करता था सर। जैसे फर्स्ट राउंड 40-45 मिनट का, फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन गए, इसमें जो आता था उसको मैं मार्क कर लेता था। एंड आफ्टर द फर्स्ट राउंड आई टू काउंट कि मैंने 100 में से कितने कर लिए। मान लीजिए अगर 30 कर लिए, तो मैं खुद को थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करता था कि चलो सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन जिसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, उनको किया जा सकता है। तो एक स्ट्रेटेजी की तरह। फिर एक थर्ड राउंड होता था, और बार बार कैलकुलेट करते हैं कि मेरा नेगेटिव काट के क्या बन सकता है। तो वो सब कंटिन्यूस चलता है। और सी सेट में मैं कहूँगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग उसको क्वालिफाइंग समझ के कई बार हल्के में लेते हैं। मैं ये सर मेरा सर्विस में रहते हुए अटेम्प्ट था लास्ट वाला। तो सी सेट मेरे लिए कठिन हो गया था, क्योंकि 2023 का आपने देखा होगा बहुत कठिन सी सेट आ गया था। तो 24 के लिए मुझे काफी फोकस रहना पड़ा। कुछ मैंने कोचिंग की भी मदद ली थी सर, ऑनलाइन क्लास की, जिससे मैंने थोड़ा सा मैथ्स के क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग में भी ध्यान दिया। तो बेसिकली पीटी निकालने का कोई ऐसा शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता सर। इट इज हार्ड वर्क, इट इज लॉट ऑफ टेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड इट एंड्स बॉइल्स डाउन टू हाउ यू कीप योर माइंड कूल ऑन दैट डे सर। जी जी सर, ये टाइम अगेन ये देखने में आ रहा है कि स्टूडेंट्स जीएस में तो स्कोर कर पा रहे हैं प्रीलिम्स में, लेकिन सीसेट में अटक जाते हैं। सो आपने कब से तैयारी शुरू की सीसेट की? और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि स्टूडेंट को किस टाइम पीरियड से थोड़ा सीसेट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अगर वो तैयारी कर रहे हैं, मीन्स बाकी जनरल स्टडीज़ में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर सीसेट में ही मार्क्स नहीं आएंगे तो उनकी तैयारी वो फ्रूट नहीं दे पाएगी, उनको रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। इनफैक्ट कई मेरे फ्रेंड्स रहे हैं जो जीएस में 120 स्कोर कर गए, लेकिन सीसेट की वजह से फेल हो गए, तो वो 66 नंबर नहीं आ पाए। तो ये बहुत रिस्की चीज है कि आप सीसेट को ध्यान ना दें। अगेन मैं बोलूंगा कि हाँ, अगर आप बेसिक, हमने जो न्यूमेरिक्स और कॉम्प्रिहेंशन तो कॉलेज में पढ़ते ही है, तो अगर वो सब आपका बेस ठीक है, तो आप एटलीस्ट 2 से 3 महीना तो स्पेसिफिकली आप जब पीटी तैयारी करते हैं, तो सीसेट पे ध्यान देना ही है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप पूरा मुझे लगता है 6-8 महीना तैयारी करें। मेरे साथ क्या हुआ था सर, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था सी सेट का, उस समय मार्क्स जुड़ा करते थे। ऐसा था कि उस समय सी सेट के मार्क्स काउंट होते थे, 400 से कट ऑफ बनती थी। और मैं पूरा, क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी, मैं सर 1-2 महीने लगातार आर एस अग्रवाल की मोटी किताब पढ़ रहा हूँ, एंड देन सडनली नोटिफिकेशन आया कि आज से क्वालिफाइंग है। उस साल क्वालिफाइंग हो गया था। तो मैंने कहा चलो, इट इज बिट रिलीविंग। बट अगेन क्वालिफाइंग लेके हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। क्वालिफाई होने के बावजूद आपको 80 में से 28 सही करने हैं यूपीएससी में, या आपको मैं कहूँ मार्जिन लेके 35-40 तक आपको सही करने, बारिंग द नेगेटिव्स। तो ये तो आसान नहीं है सर। मेरे हिसाब से सी सेट के लिए आपको स्ट्रेटेजाइज ये करना चाहिए कि उसके 3 जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, न्यूमेरिकल्स है, लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें से एक सेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें से आप पूरे पूरे अटेम्प्ट करें, और 2 सेक्शन पे आप थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं सर कॉम्प्रिहेंशन के सहारे काफी जाता था। तो कॉम्प्रिहेंशन के 20 से 30 सवाल होते थे, तो मैं उस पर काफी डिपेंड रहता था। मैथ्स मेरा सबसे कमजोर पोर्शन था। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिनका स्पेशली मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है ग्रेजुएशन तक, 11वीं 12वीं में जिन्होंने नॉन मैथमेटिक्स या नॉन साइंस बैकग्राउंड जिनका रहा है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो कॉम्प्रहेंशन में अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएं। कि जैसे 27 पैसेजेस हैं, तो उसमें से एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करें कि 22-23 पैसेजेस सही हो जाएं, तो थोड़ा सा उनको क्वांटिटेटिव साइड जो है, क्वांट में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, वहाँ पे वो थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं ना, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली टॉपिक्स पिक कर सकते हैं कि यहाँ हमें काम करना चाहिए, इसमें इजी है इसको करना, और बाकी क्वेश्चंस को रहने दे सकते हैं। बिल्कुल सर।
सर इसी से रिलेटेड मैं जानना चाहूँगा कि आपने कुछ अलग रिसोर्सेज आउट ऑफ द बॉक्स कुछ रिसोर्सेज फॉलो किए या वही रेगुलर रिसोर्सेज थे या लिमिटेड रिसोर्सेज रखे, किस तरीके से आपने रिसोर्सेज प्लानिंग की अपने प्रीलिम्स को लेकर? नहीं सर, रिसोर्स की अगर बात करें तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हम सब पढ़ते हैं तैयारी की, जैसे लक्ष्मीकांत है उस तरह की किताबें, तो वो तो आपको पढ़नी होती है, लेकिन बहुत डायनेमिक हो गया पीटी सर। और अगर यहाँ पर मैं दोनों एग्जाम की बात करूँ तो बहुत अलग है। यूपीएससी बहुत अलग है, यूपीपीसीएस बहुत अलग है। और ये लोग जो सोचते हैं कि बिल्कुल मतलब ये अगर आता है तो वो हम निकाल ही लेंगे, तो वो बिल्कुल गलत धारणा है सर। तो मेरे को मैंने हाँ सर कुछ डिफरेंट आपको करना पड़ता है, विशेषकर पीसीएस में जो करंट आता है उसके लिए आपको स्पेसिफिक सोर्सेज पर जाना पड़ता है। उसके लिए आपको कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो है यूपी की स्पेसिफिक, उनको देखना पड़ता है। जैसे अभी 8 साल बेमिसाल करके एक बुकलेट आई थी, उसको देखना काफी रिसोर्सफुल रहता है। यूपीएससी में भी मैं कहूंगा कि आपको ट्रेंड देखना पड़ता है। अब जैसे कई बार सर फॉरेस्ट का क्योंकि पेपर मर्ज होता है, तो बीच में क्या होता है, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर और उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते थे। तो आपको कहीं ना कहीं उसको देखना पड़ेगा, तो ये ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है सर, और उसके हिसाब से मटेरियल ऐड करना पड़ता है। और यहीं पर मैं कहूंगा कि एक ग्रुप या एक एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत काम आती है, क्योंकि वैसे ब्लाइंड गेम में सर हम रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने कि एक्सपर्ट ओपिनियन बड़ा मैटर करता है। यहाँ पर आपको कोई गाइड करे, कोई एनालिसिस करके दे, जहाँ पर आपका समय भी बच पाए। खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए कि कैसे आपको अप्रोच करना है बदलते जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड टाइम के साथ हो रहा है एग्जामिनेशन में, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी मेंस की प्रिपरेशन को लेकर, पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग, डिफरेंट जीएस सब्जेक्ट्स को लेकर और एथिक्स को लेकर आंसर राइटिंग में आपने कैसे इम्प्रूवमेंट किया? बिल्कुल सर, मेंस, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपका यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो आपने कहा सर। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि देखिए मैंने काफी गैप्स रहे मेरे अटेम्प्ट्स में, और लास्ट लेटेस्ट अटेम्प्ट तो मेरा यही था जिसमें अभी फाइनल रिजल्ट आया था मेरा। तो इसमें सर क्या होता है कि अगर आप एक सही डायरेक्शन में तैयारी ना करें तो आप बहुत गिरते पड़ते भी सर एग्जाम निकलते हैं। मेरे को ये था कि दो तीन चीजें जो नहीं करनी चाहिए, ये मैं बहुत अच्छा बता सकता हूँ क्योंकि आई हैव बीन इन दिस जर्नी फॉर लॉन्ग। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस खुद पे नहीं होना चाहिए कि मैं सब जानता हूँ या मैं सब अरेंज कर लूंगा या मैं सब कर लूंगा, क्योंकि हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। और जब हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो ये जरूरी है कि आपका स्ट्रेटेजी और आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही रहे। खुद से करने में हम इधर उधर भटकते रहते हैं और हमारा कीमती समय बर्बाद होता है। मेरा भी ये हुआ सर, विशेषकर जो मेरे पहले दो अटेम्प्ट्स थे, उसमें मैंने रियलाइज किया कि अगर एक क्लियर स्ट्रैटेजी मुझे पता होती कि भाई जैसे मेंस में एसए का पेपर का सिग्निफिकेंस मुझे बहुत लेट समझ में आया, तो इनिशियल अटेम्प्ट्स में नहीं समझ पाया कि एसए बहुत सिग्निफिकेंट है, या जो अपना ऑप्शनल है पेपर सेकंड मेरा, तो वो चीजें मतलब कहाँ पर मुझे काम करना चाहिए। तो यस, स्ट्रेट अगर आपको एग्जाम निकालना है, आप उस मूड से आए हैं, तो बिल्कुल एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होता है। अगर आपको देखना है अभी एक दो टाइप से, तो वो अलग चीज है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ आंसर राइटिंग सर, मुझे देखिए आंसर राइटिंग के लिए बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। आपको बहुत स्ट्रिक्ट टाइम आपको पता है एग्जाम में मिलता है, और अब तो पीसीएस का भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, तो मुश्किल से 6 8 7 8 मिनट मिलता है पर क्वेश्चन। उसमें आपको एनालिसिस भी करना है, उसके पॉइंट्स भी लिखने हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी देने हैं, कंक्लूड भी करना है। तो प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल। जब अपना बेसिक आप कवर कर ले तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इनिशियली मैंने दिल्ली में आंसर राइटिंग की थी, और उस समय बहुत सारे लोग थे जो अभी मैंने देखा कि कई बार मिलने जाता था, जब मुझे लेटर में लगा कि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनसे मैं बात करता था। या आंसर राइटिंग के लिए मैंने कई बार कॉपियां तातुबा सर को ही भेजी अपनी, और एक आध मेरे दोस्त है सर्विस में, उनको ही भेजता था। तो आंसर राइटिंग के लिए दो चीजें हैं, एक आपको प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी अच्छी। अगर किसी कोचिंग से आप आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, टाइमली रिजल्ट मिलता है आपको, और परफेक्ट गाइडेंस मिलती है। और इसके अलावा मुझे लगता है अपना जो पीयर ग्रुप है उसके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं, बट इट नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और वो मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर समय देना पड़ता है उसका। सर इसमें एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो फीडबैक आपको मिला टेस्ट सीरीज में, जैसे आपने भर से भी गाइडेंस ली, तो उस फीडबैक को आपने कैसे इंक्लूड किया अपने नेक्स्ट टेस्ट के अंदर? ये सर ऐसा कोई मुझे लगता है मैजिक मैड से नहीं हो पाता। जैसे पहला मैंने टेस्ट दिया उसमें काफी कमियां और गलतियां हैं, तो उसमें बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं, भर भर के कॉपियां लाल हो जाती है कि ये भी गलत है, इंट्रोडक्शन में ये गलत है, यहाँ पे डेटा देना चाहिए था,
ये कंक्लूजन अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि अगले टेस्ट में आप सब सुधार लेते हैं, पर मुझे लगता है कि एटलीस्ट कुछ प्रोग्रेस आपको बेटर करनी चाहिए। जैसे मुझे एक सजेशन मिला था कि जो मेरा इंट्रोडक्शन होता था वो बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था कई बार। तो मुझसे अक्सर ये एक कमेंट हमेशा आता था कि इंट्रोडक्शन को आप सिंप्लीफाई करिए, कि भाई कोई कोई अगर की टर्म है तो उसको डिफाइन करके शुरू करिए, या कोई स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट है तो उसके आसपास का कुछ आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, और उससे अगर आप शुरू करेंगे तो पढ़ने वाले को भी बेटर लगेगा। या तो मुझे लगता है कि एक एक स्टेप, टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं होता कि आप 2 ही टेस्ट लिखते हैं, आप 10 12 टेस्ट 16 टेस्ट लिखते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि अगले टेस्ट में सब इम्प्रूव कर लूंगा, वो नहीं होगा। लेकिन आप धीरे धीरे इम्प्रूव करें। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत काम किया, मुझे लगा थोड़ा 2 3 टेस्ट में इम्प्रूव हो गया, तो लेट्स गो विद द नेक्स्ट पार्ट। तो मुझे लगता है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है सर। जी, बिल्कुल सही सर कि ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है। आप चीज़ों पे काम करते हैं, फिर उस पे फीडबैक मिलता है, फिर उसको इम्प्रूव करते हैं। तो एक इंक्रीमेंटल अप्रोच के थ्रू आप एक फाइनल पिक्चर सामने आती है जिसमें आपका आंसर एक अच्छा आंसर निकल के सामने आता है। इसी में सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आंसर की मेन बॉडी है, जैसे इंट्रोडक्शन का आपने बताया कि कैसे आपने इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश की, कैसे आपने कंक्लूजन को इम्प्रूव करने की कोशिश की, वैसे आंसर की मेन बॉडी में क्या पार्ट्स आपने इंश्योर किए कि ये होने चाहिए एक आंसर में, जिससे कि मेरा आंसर बाकी आंसर से अलग हो। सर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कोई कॉमन मैकेनिकल अप्रोच नहीं होता आंसर राइटिंग में भी। अगर आप ये कोई आपको बता रहा है कि बिल्कुल यही मैकेनिकल अप्रोच है, तो भी सर मुझे लगता है कि एग्जामिनर स्मार्ट इनफ कि वो पैटर्न पहचान जाता है कि ये पैटर्न रट के आया है ये। तो इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही करना पड़ता है। जैसे कोई क्वेश्चन है जो आपसे 3 पार्ट की चीजें पूछ रहा है, या जो क्वेश्चन है जो एक पार्ट में आपसे जनरल पूछ रहा है, व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, और फिर वो पूछ रहा है कि मतलब डिफाइन द प्रोसेस एंड देन व्हाट आर द स्टेप्स टेकन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आप उस तरह से उसको ब्रेक करके करेंगे। कहीं पर वो पूछ रहा है, जैसे इस बार पूछा था कि इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत हो रही है भारत में, पेपर 1 में पूछा था। बट इंटर रिलीजियस मैरिज का डेटा जो इंटर रिलीजियस मैरिज है वो उतनी ज्यादा नहीं है, ऐसा एक क्वेश्चन इस बार आया था। Yes. तो अगेन दीज क्वेश्चंस आर मोर एनालिटिकल इन पार्ट। तो उसके लिए आपको दूसरी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा डेटा देना पड़ेगा कि भाई इतने परसेंट ही इंटर रिलीजियस मैरिजेस है। फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसमें पॉलिटिकल कॉज क्या रहे हैं, लीगल इश्यूज क्या है, या सोशल प्रॉब्लम्स क्या है। तो अगेन क्वेश्चन के साथ डिपेंड करता है। ये नहीं होता कि एक फॉर एक अगेंस्ट लिखा और फिर कंक्लूड कर दिया। तो क्वेश्चन के आपसे मुझे लगता है सर ये मोल्ड करता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, उसका डिफरेंट डिफरेंट वेटेज है, प्लस हर एक में इम्पोर्टेंट है डिफरेंट सर, डायमेंशंस। इम्पोर्टेंट है सर पार्ट्स डील करना। मुझे हाँ ये जी। तो रियलाइज हुआ कि आपको जो पता है वो मत बताइए ना, बिल्कुल। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली वही बताइए। तो उधर जाएंगे वो एग्जामिनर नहीं उसको एटेंड करता है। तो डिफरेंट डायमेंशंस, कुछ डेटा, कुछ एग्जांपल्स, इन सब का एक मिक्सचर होना चाहिए एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उसके साथ सिंक में बिल्कुल रहे, सर। तो वो क्वेश्चन आंसर अच्छे मार्क्स फेच कर सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर दिस। सर इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि आपने यूपीपीसीएस के लिए जो प्रीलिम्स है उसके लिए क्या डिफरेंट स्ट्रेटजी रखी। जैसे यूपीएससी का एक प्रीलिम्स का अपना एनालिटिकल थोड़ा सा है, मतलब रट्टाफिकेशन थोड़ा सा कम है, बाकी स्टेट पीसीएस में थोड़ा सा फैक्चुअल पे ज़्यादा जोर रहता है। तो उस फैक्चुअल को आपने कैसे हैंडल किया। बिल्कुल सर, देखिए यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स बहुत डिफरेंट बॉल गेम है, और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक पब्लिकेशंस है अभी जो थोड़ा बहुत आप अलग से पढ़ते हैं। जैसे एक घटना चक्र है सर, वो अक्सर पढ़ी जाती है। पर मुझे लगता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए आपको और भी सोर्सेज देखने पड़ते हैं। अब घटना चक्र भी इतना सैचुरेट हो गया है कि उससे बाहर के क्वेश्चन आने लग गए हैं। पर एटलीस्ट ये बेयर मिनिमम है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो चीजें सर, कुछ मटीरियल अलग हो जाता है पीसीएस के लिए। इसके अलावा पीसीएस का एक बहुत प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीपल चैनल्स है आजकल। हर जो व्यक्ति है वो पीसीएस का चैनल बना के यूट्यूब पर आपको पता नहीं कौन कौन से वीडियोस देता है। 2 2 घंटे 12 12 घंटे के वीडियोस आते हैं। वो एक ट्रैप होता है सर। वो क्या करता है कि वो आपको हर इंफॉर्मेशन तो दे देता है पीडीएफ में, अंदर आपको लगता नहीं ये बिल्कुल मुझे एक कुंजी मिल गई है, सरप्राइज छोटा सा कुछ मिल गया है, बस इतना ही पढ़ना है। वो वास्तव में सब कुछ ही दे दिया उसने आपको। तो यहाँ पे भी आपको स्मार्टली एनालाइज करना पड़ता है। हाँ, फैक्चुअल चीजें ज्यादा रखनी पड़ती है आपको। और अगेन, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग भी है पीसीएस में भी, तो आपको ये सर स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है वहां पर कि फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। करंट का बहुत वेटेज है सर पीसीएस में। मैं कहूंगा कि 150 में से 40 से 45 क्वेश्चंस आपको करंट के मिलते हैं। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप बिल्कुल ना छोड़ें, जिसको आप बहुत ज्यादा तैयार करें। क्योंकि अगर आप 40 45 में से 30 या 32 के आसपास सही कर पाते हैं, तो यू कैन, जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट है उनमें आप बेहतर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी अलग है, प्रैक्टिस अगेन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसमें भी, लेकिन हाँ थोड़ा सा रट्टाफिकेशन ज्यादा है सर उसमें। थोड़ा रटिफिकेशन ज़्यादा है, उसके लिए बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि वो रिटेन कर पाएँ चीज़ों को, फैक्ट्स को, और तभी वो एग्ज़ाम में कर पाएंगे सवालों को सही। जी सर। इसके बाद सर मैं जानना चाहता हूँ कि मेंटर सपोर्ट जो आपने बताया स्टार्टिंग में भी कि इस जर्नी में आपका मोटिवेटेड रहे, आप थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहे, डिसिप्लिन आपने मेंटेन रखा, तभी यहाँ तक आज आप सफलता तक पहुँचे हैं। तो इसमें आपको मेंटर सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रहा और कितना सिग्निफिकेंट आप समझते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए एक मेंटर का साथ में होना? बिल्कुल सर, देखिए मैंने जैसे बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो मैंने पहले कहा था, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, तो ये मेरे साथ भी लागू होता है। जब मैं कॉलेज से निकला सर तो आई वाज एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट, और मुझे लगा कि आई डोंट नीड सपोर्ट और कोई कोचिंग या मेंटर की जरूरत है। एंड देन जब मैंने रियलाइज किया कि हाँ ठीक है, देख इसका मतलब ये नहीं कि आई नो लेस थिंग्स, मुझे पता था चीजें, मैं मेंस लिख रहा था, लेकिन मेंस तक पहुंचने के बाद वो आगे क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मेंस लिखना कोई लक्ष्य नहीं होता, अल्टीमेटली यू रियलाइज कि आपने 10 मेंस लिखे, वो कोई लॉजिक नहीं है उसका अगर आप क्रैक नहीं कर पा रहे। यहाँ पर मेंटरशिप इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेंटर्स वो लोग हैं जिन्होंने ये जर्नी बहुत क्लोजली देखी है, जिन्होंने ये जर्नी को खुद से एक्सपीरियंस किया है, जो जानते हैं कि क्या गलतियां इसमें हो सकती है। जैसे ये कह देना बहुत आसान है कि ऐसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आप इस पे ध्यान दीजिए, वो करिए, लेकिन ध्यान क्या देना है ऐसे में, क्या ट्रेंड है, क्या आपका, क्या चीज एक ऐसे को बनाती है। हम सब देंगे, पर क्या वास्तव में वो एक ऐसे है, राइट। या फिर एक आर्टिकल है, या फिर एक क्रिटिकल नोट है। बहुत अंतर है इन चीजों में। तो ऐसे को क्या ऐसे बनाता है, ये भी मुझे लगता है मेंटरशिप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मेंटरशिप ना केवल इसलिए होती है कि आपको बताए कि ये किताब पढ़ लो या ये आंसर मुझे चेक करा दो। मेंटरशिप एक्चुअली बैकिंग रहती है कि कोई बात नहीं, यू कैन डू बेटर। जब आप फील करते हो कि नहीं अब नहीं हो पा रहा, तो वो कई बार आपके पुश के लिए भी काम करता है कि नहीं, यू कैन, आपने इम्प्रूव किया, चलो और बेहतर कर सकते हैं। आई बिलीव इट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको समय बर्बाद नहीं करना है, अपना प्रेशियस समय जो नहीं करना चाहिए, तो मेंटरशिप इज ऑलवेज एडवाइजेबल। जी, जी। सर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा रिलेटेड टू ऐसे, जैसे आपने बताया कि एक ऐसे को कैसे बेहतर बनाया जाए, क्या क्वालिटीज़ आपको लगता है एक ऐसे के अंदर होना चाहिए? कैसे स्टूडेंट को अपने अंदर एक फ्लाइट ऑफ थॉट कैसे डेवलप करना चाहिए कि वो ऐसे को सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल डंप करने की बजाय उसको कनेक्ट कर पाए एग्जामिनर से? इसके बारे में कुछ टिप्स दीजिए सर। सर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊं कि ऐसे मेरे लिए भी एक डरावनी चीज रहा है, क्योंकि वो मतलब हमको सबको लगता है कि हम लिख देंगे, इसलिए हम बहुत कम फोकस करते हैं ऐसे पर। जबकि 250 नंबर जीएस भी दे रहे हैं और 250 नंबर ही ऐसे दे रहा है। तो मेरे लिए भी इनिशियली बहुत थोड़ा सा एक डरावना फैक्टर रहता था वो। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में वही कोर चीजें हैं। एक तो आपकी नॉलेज बेस अच्छा होना ही चाहिए, तभी आप एक इंटेलेक्चुअल ऐसे लिख पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे लगता है ऐसे में ये है कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब मेरे साथ क्या होता है सर, या कई लोगों के साथ, राइटर ब्लॉक हो जाता है, तो जब एग्जाम शुरू होता है, घंटा बजता है, और आप टॉपिक देख लेते हो, और आप 5-10 मिनट में टॉपिक भी डिसाइड कर लेते हो, पर जब आप लिखना बैठते हो तो ब्लॉक हो जाता है। ड्राफ्टिंग करने बैठते हो, दिमाग नहीं चलता, और वो फिर जब समय निकलता है तो बहुत डर लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको ड्राफ्टिंग की भी प्रैक्टिस अलग से करनी है। मैं तो करता था सर, क्योंकि हर ऐसे लिख नहीं सकते आप। तो उसकी प्रैक्टिस करें, उसके मैं टेबल बना लेता था कि भाई यहाँ पर मुझे कोटेशन के कॉलम बना दिया, तो अब मुझे कुछ याद आएगा कोटेशन में डाल दूंगा, कुछ डेटा कॉलम बना दिया, याद आएगा मैं डाल दूंगा, कुछ एनेक्डोट का कॉलम बना दिया, तो वो मैं बना देता था रफ सा, और उसमें भरता जाता था। तो वो एक चीज है। तो ड्राफ्टिंग और नॉलेज के बाद, इसके बाद आपकी प्रैक्टिस है सर। क्योंकि देखिए, अब फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं, तो फिलोसॉफिकल ऐसे में कोई आप प्रो एंड कॉन्स नहीं बता सकते बहुत क्लियरली, एक डिवाइडिंग लाइन। तो ऐसी स्थिति में आपको जो थीम है टॉपिक का, जो एसेंस है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, और वो पकड़ के आपको लिखना है। जैसे एक टॉपिक था सर, कैरेक्टर ऑफ अ लीडर इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स इंस्टीट्यूशन। तो बहुत डाइसी है, आप कैरेक्टर ऑफ अ इंस्टीट्यूशन लिख के आप चले गए और आपको लग रहा है बहुत अच्छा लिखा है। या इस तरह के टॉपिक्स रहते हैं। अब यूपीएससी बहुत ट्रिकी टॉपिक देता है। तो जैसे इस बार का टॉपिक था सर कि नियरली ऑल मैन कैन विथस्टैंड एडवर्सिटी, इफ यू वांट टू टेस्ट कैरेक्टर गिव देम पावर। तो या तो फिर लोग सोचते हैं कि द टॉपिक इज अबाउट पावर, पावर के प्रोज, पावर के कॉन्स, और हो जाएगा। बट द आइडिया ये भी है कि नियरली ऑल मैन कैन विथस्टैंड एडवर्सिटी, ये भी तो स्टेटमेंट है। तो राइट। सर मुझे लगता है प्रैक्टिस एंड वो सारी चीजें इसमें बहुत important
तब स्टूडेंट को एक अपनी कैपेसिटी को डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे के टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट करना, इस सबसे स्किल को पहले तो सबसे हमें पहले सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये मिथ या ओवर कॉन्फिडेंट हटाना पड़ेगा कि ऐसे तो लिख ही लेंगे, यस। ऐसे तो लिख ही लेंगे, ये एक बहुत कॉमन परसेप्शन होता है कि सबसे लीस्ट बिल्कुल फोकस, सही, बिल्कुल सही वो कहा हटाना आपने। पड़ेगा। जी। इस परसेप्शन से बाहर निकलना, ये हो सकता है यहाँ पर मेंटोर आपको गाइड करें कि आप जो सोच रहे हैं वैसा है वो नहीं, डिजर्व बड़ा डिफिकल्ट चीज़ है। डिजर्व करता है सर, इससे अपना एक लेबर डिजर्व करता है, वो 250 नंबर का ही पेपर है, वो करता है सर। इनफैक्ट ये आपका सिलेक्शन करवा सकता है, सिलेक्शन करवाना ही नहीं, एक अच्छी रैंक आपको दिलवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन बहुत है मार्क्स का। जो लास्ट जो रिजल्ट रहा उसमें भी देखने को मिला कि इस बार यूपीएससी ने 75 तक मार्क्स दिए हैं, दो ऐसे टोटल मिलाकर। मतलब काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है ऐसे के मार्क्स में भी। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं तो आप बिल्कुल आउटशाइन कर सकते हैं बाकी कैंडिडेट्स को। तो ऐसे का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें। इसी के साथ सर मैं जानना चाहता हूँ आपके क्रिएटिव पर्सनालिटी के बारे में भी। मुझे पता चला कि आपकी हॉबीज़ में आप पोएट्री बहुत पसंद करते हैं। और क्या क्या सर आपकी हॉबीज़ हैं, वो भी हमें बताइए। और कैंडिडेट्स को कैसे इस तैयारी के साथ साथ अपनी हॉबीज़ को भी थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि जब इंटरव्यू वो फेस करें तो उन पे एक प्रेशर ना हो और एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। हॉबीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ाई आप करते हैं भले कितना भी आपको अच्छा लगता हो, लेकिन एक समय आता है जब मन करता है नीड अ ब्रेक, अनवाइंड करना है खुद को। तो हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सर कॉलेज के जमाने से एक्स्ट्रा करिकुलर और कल्चरल का मैं बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ। स्पोर्ट्स मेरा फोर्टे नहीं रहा है। मैं सर डिबेट करता था काफी, मुझे एक्सटेम्पोर स्पीच पसंद थी, मैं सिंगिंग में पार्टिसिपेट करता था। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो शायरी है वो पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, लिखना भी पसंद, लिखता भी था मैं पहले। और ये क्योंकि शायरी या ये जो सॉन्ग्स है ये आपको बहुत रिलैक्स करते हैं, तो आपको दिन में एक आधा घंटा हमेशा निकालना चाहिए कि आप इन चीजों को फोकस करें। और फॉर्चुनेटली जो इस बार मैंने इंटरव्यू दिया यूपीएससी का अभी इस 2024 वाला, उसमें सर दोनों चीजें हुई। मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ, स्वेन सर का बोर्ड था। इंटरव्यू शुरू हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा आप शायरी पढ़ना पसंद करते हैं तो बशीर बद्र की कोई शायरी सुनाइए। तो क्योंकि सब मैंने पढ़ा हुआ था चीजें, ऐसा नहीं था कि मैं लास्ट में रन रहा था, तो बिकॉज अगर आप झूठा लिखेंगे तो बशीर बद्र आपको समझ नहीं आएगा कि उनकी कौन सी एकदम शायरी है। तो मैंने सर सुनाया, और जब कंक्लूड हुआ मेरे इंटरव्यू तो उन्होंने कहा ठीक है, आप गाने सुनते हैं, पुराने गाने सुनते हैं, तो कोई एक मुकेश का गाना एक सुना दीजिए। तो इंटरव्यू में भी आपकी नेचुरली उसके आंसर निकलते हैं, क्योंकि आप गाने से खत्म कर रहे हैं, शायरी शुरू कर रहे हैं। और क्योंकि आप ये चीज हमेशा से करते रहते हैं, तो आई थिंक इट रियली डेवलप्स योर ओन पर्सनैलिटी। तो वो सर करते रहना चाहिए, थोड़ा सा समय निकालना प्रैक्टिस चाहिए। देते रहना चाहिए बेसिकली, एक दिन में नहीं होगा, यही इसके पीछे आइडिया है। जी सर। तो सर बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने क्रूशियल इंसाइट्स इस एग्ज़ाम के बारे में, इसकी प्रिपरेशन के बारे में स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए, जो कि मैं मानता हूँ कि दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द कैंडिडेट्स टू शेप अप देयर प्रिपरेशन। कैसे वो स्ट्रेटेजिक बना सकते हैं प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर, इंटरव्यू को लेकर भी, अपनी हॉबीज़ को होन करने में कैसे वो अपना टाइम यूटिलाइज करें। बिल्कुल जो टाइम मैनेजमेंट है उसको कैसे इंटेलिजेंटली वो प्लान करें, ये सब कुछ आपसे जानने को मिला। इसके लिए वी विल रियली थैंक यू अलॉट। थैंक्स अलॉट सर फॉर गाइडिंग द कैंडिडेट्स एंड बीइंग हियर। थैंक्स अलॉट। थैंक यू सर। और मुझे ये बस मैं स्टूडेंट्स, जो आपके स्टूडेंट्स हैं या जो वाइडर ऑडियंस है, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सिविल सर्विस आपका इसलिए इंतजार भी कर रहा है क्योंकि देश में एक बहुत टर्निंग पॉइंट चल रहा है। वी आर एट द क्रक्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। और ऐसे लोग जो देश में वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो डाइवर्सिटी पसंद करते हैं, और ऐसे लोग जो देखते हैं कि हाँ, मेरे इस एक्शन से इस लार्ज ऑडियंस पे असर पड़ रहा है, वो लोग जरूर आए। आने के लिए एक लंबी जर्नी है, एक एग्जाम है। उसको अगर आप वाइजली और स्ट्रेटेजिकली प्लान करेंगे, और जैसे सर ने कहा मेंटरशिप अगर आप लेंगे और उस तरह से प्लान करेंगे, तो आप उस पेरिलियर विशियस जर्नी में भी नहीं पड़ेंगे साइकिल में, और बहुत जल्दी आप, मुझे लगता है कि टेबल के उस तरफ आके देश की सेवा कर रहे होंगे। तो सर ये मोटिवेटिंग थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स। थैंक्स अलॉट।